हमेशा लोकतंत्र जो होता है वो विकल्पों को चुनने के लिए होता है। आप किसी को भी चुनिए, आप उसको चुनिए जिसने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की, आप उसको चुनिए जिसने कश्मीर में 370 को ख़त्म किया। ये कैसे हुआ? सिर्फ एक वोट से हुआ। मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुझे आप लोग जो इसमें से हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या इन जनरल पढ़ाई करते हैं, इस देश में पिछले 80 साल 75 साल की आज़ादी के बाद किसी ने 25 साल का सपना दिया नहीं। जब हम आपकी उम्र में होते थे 16, 17, 18 साल के, तो हमें पंचवर्षीय योजनाएं बताई जाती थी। युवाओं को ये सारी चीज़ें, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे सम्मान हो, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। आपके लिए वो ट्रिगर क्या है उसको पता कीजिए कि वो ट्रिगर क्या है कि अगर मैं वोट दूंगा तो उससे वो चीज़ आगे बढ़ेगी। वो ट्रिगर अगर आपके अंदर वो काम करता रहेगा तो आप भी अपने घर की चार दीवारी से निकल के 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में निकल के ना सिर्फ वोट देने जाएंगे, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके कंफर्म भी करेंगे 12 बजे, चाचा वोट दिया कि नहीं दिया, फूफा जी वोट दिया कि नहीं दिया। तो यहाँ हम समझने आए हैं कि एक वोट की कीमत क्या है। तो कुछ दिन पीछे चलते हैं, कुछ साल पीछे चलते हैं। अटल जी, आपको याद होगा अटल जी की सरकार एक वोट के कारण गिर गई थी। और थोड़ा और पीछे चलते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहा था, सीपी जोशी वहां से कैंडिडेट थे। उस समय वो विधानसभा के तो कैंडिडेट थे ही, साथ ही साथ ये भी तय था कि विधान अगर चुनाव जीत जाती है पार्टी तो उन्हें विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, यानी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो एक वोट से चुनाव हार गए। और वो एक वोट जानते हैं कि उन्होंने नहीं दिया था? उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने वो एक वोट देने नहीं गए। अगर वो एक वोट उन्होंने दिया होता, उनके ड्राइवर ने दिया होता, तो विधायक भी बनते और शायद मुख्यमंत्री बनते। ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि एक वोट उनके ड्राइवर ने नहीं डाला। तो इसी एक वोट की ताकत युवाओं को समझाने, खुद समझने के लिए पैनल है। तो सबसे पहले स्वदेश जी आपके पास आते हैं। एक वोट कैसे समझा जाए, कितना जरूरी है? लोग अधिकतर जाके नोटा का बटन दबा देते हैं कि हमें मतदान नहीं करना, हम नोटा ही चुनेंगे। फिर शिकायत करते हैं कि अगर ये कैंडिडेट होता तो बेहतर होता। देखिए, पहले तो बहुत साफ समझना होगा कि नोटा का मतलब सिर्फ और सिर्फ अराजकता होता है, क्योंकि आप सत्ता के प्रतिष्ठान पे किसी विकल्प को चुनने के लिए वोट नहीं कर रहे होते और आप कहते हैं कि इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हमेशा लोकतंत्र जो होता है वो विकल्पों को चुनने के लिए होता है। आप किसी को भी चुनिए, आप उसको चुनिए जिसने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की, आप उसको चुनिए जिसने कश्मीर में 370 को ख़त्म किया। ये कैसे हुआ? सिर्फ एक वोट से हुआ। मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, FTPP, यानी यहाँ 50% वोट नहीं चाहिए होते आपको सरकार में आने के लिए। यानी कि अगर आपको सबसे अधिक वोट आ गए, यहाँ पे 22% और 23% पे भी लोगों ने MP का चुनाव जीता है। बक्सर की सीट है, वहाँ पे सिर्फ 1000 वोट से भी चुनाव जीता है, 24 वोट से भी चुनाव जीता है और टोटल में से 22% वोट लाके भी चुनाव जीता गया है। तो हमें हमेशा कभी भी नोटा के पक्ष में तो जाना नहीं चाहिए। मैं अपने युवा साथियों को अपील करूंगा, अपने सारे एक्टिविज्म के करियर के बाद और सारे अपने अध्ययन के बाद, उससे सिर्फ अराजकता आती है। हमें विकल्प चुनना चाहिए। और जैसा कि अभी नंदकिशोर जी कह रहे थे कि जो बेहतर विकल्प होता है, जो कश्मीर की बात करता है, देश की एकता अखंडता की बात करता है, राम मंदिर की बात करता है और हम सबों की जो आस्था के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, उसके लिए वोट करना चाहिए। ये एक वोट की ताकत होती है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे हमें समझना चाहिए। भारत में ही नहीं, अगर हम थोड़ा पीछे चले हैं, भारत के बाहर भी तो एक वोट की ताकत दिखा है। अगर हिटलर की बात करें, नाजी दल का जो वो नेता बना, जब वो बने तो एक वोट के अंतर से ही वो नाजी दल के वो नेता बने, नहीं तो हिटलर भी चुन के नहीं आ पाते। तो वो जो एक वोट है कि यहाँ पे हमारे पास देखिए तो जितने ऑडियंसेस आई थिंक सब फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इनके जहन में अगर हम पटल बैठाने एजुकेशन पे ही बात करें कि कौन ऐसा है, ये सोचेंगे। अगर हम बात करें कि अगर एजुकेशन पॉलिसी पे अगर बात करें कि तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ही एजुकेशन पॉलिसी चेंज की, तो उनके जहन में वो बैठ जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए लगातार सरकार आ रही, लेकिन अभी भी हम महाराणा प्रताप के बारे में ठीक से नहीं पढ़ते। हम जो हिंदू मतलब अपनी हिंदुस्तान की जो सभ्यता उसके बारे में नहीं पढ़ते। तो फिर हम क्या सोचे कि मतलब हम फिर ये सोचते हैं कि हम एक वोट डालेंगे भी तो वो जो व्यक्ति है वो जीत के वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, तो वो क्या परिवर्तन लाएगा। जैसा अभी प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच आया, उन्होंने कहा कि ये एक वोट मेरे लिए है, लेकिन शायद जो यहाँ बैठे हैं वो किसी और को सोच रहे हैं। तो ये सोच के वोट नहीं करेंगे कि अच्छा मेरा जो कैंडिडेट हो तो जीत ही नहीं रहा है, वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं रहा है, फिर ये क्यों मतदान करें।
तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले लोकतंत्र के इस उत्सव का भागी बनना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। दिस इवेंट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि हम लोगों को जो, जैसा कि अभी नेहा जी बोल रही कि विकसित भारत का सपना, मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुझे आप लोग जो इसमें से हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या इन जनरल पढ़ाई करते हैं, इस देश में पिछले 80 साल 75 साल की आज़ादी के बाद किसी ने 25 साल का सपना दिया नहीं। जब हम आपकी उम्र में होते थे 16, 17, 18 साल के, तो हमें पंचवर्षीय योजनाएं बताई जाती थी। आपको बताओ पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 52 में पंचवर्षीय योजना आई, उसका लक्ष्य था कृषि। 57 में उस योजना बदल गई, उसका लक्ष्य हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। 5 साल में खेती के सारे काम हो गए। पहली बार इस देश में एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ है जिसने कम से कम जो पीढ़ी सामने बैठी है इसको बताया है कि अगले 20-25 साल तुम क्या काम कर सकते हो। अगर तुमको अगले 3 साल में क्या यह देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन सकता है क्या, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकती है क्या, ये सपना देने वाला जो अगर नेता है उसको समर्थन नहीं करना चाहिए। 2047 में हम तो शायद 65 पार कर चुके हैं, आप भी शायद 50 पार कर रहे होंगे और पहली पंक्ति के बहुत सारे लोग हमारे बीच में होंगे भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद, और शायद वो भी नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो स्वप्न देते हैं कि हमें एक विकसित भारत का, एक समृद्ध भारत का, एक सशक्त भारत का, एक समरसतापूर्ण भारत का निर्माण करना है। और जब ये होगा तो क्या रोजगार नहीं सृजित होंगे, क्या नौकरियां नहीं बनेंगी, ये सारी चीज़ें साथ ही साथ होने वाली है। अगर विकास होगा, विरासत भी होगी। लोग कहते थे मंदिर की जगह स्कूल बना दीजिए, स्कूल भी बन रहे हैं, मंदिर भी बन रहे हैं। आपको पता है हर हफ्ते पिछले 10 साल में, और ये आप डेटा चेक कर सकते हैं, हर हफ्ते इस देश में हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय नया खुला है। इसको आपको चेक करना चाहिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इस देश में 2014 से पहले कितने एम्स होते थे, कितने IIT होते थे, कितने NIT होते थे, ये आप चेक कीजिए। आज गूगल है आपके पास, हमसे बेहतर आप इंटरनेट चलाते होंगे, आप उस पर चेक कीजिए कि कितने IIT, कितने NIT, कितने एम्स हुआ करते थे, और आज जब ये चुनाव हो रहा है तो कितने एम होने जा रहे हैं। आपको पता है 13 करोड़ शौचालय बनाने के बाद, 4 करोड़ घर देने के बाद, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन मुहैया कराने के बाद वो व्यक्ति जाता है तब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करता है। और उन्होंने बोला क्या, राम से बड़ा राष्ट्र और देव से बड़ा देश। जो इस भाव के साथ काम करता है उसके लिए हम क्या इस 40 डिग्री टेम्परेचर में जा नहीं सकते। इस पे हमको विचार करना चाहिए और मतदान जरूर करना चाहिए। और मैं युवाओं की प्राथमिकता की जो बात करता है, जब हम बड़े हो रहे थे तो शिक्षा और रोजगार, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट 2 बड़े मुद्दे होते थे। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के युवाओं के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट, यानी समाज का जो कमजोर तबका है उसके लिए एम्पावरमेंट, यानी कि ये 4E का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको भी चरितार्थ करता कोई नजर आ रहा है तो मौजूदा सरकार नजर आ रही है। और फिर भी मैं कहूँगा युवाओं को ये सारी चीज़ें, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे सम्मान हो, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। और जो इसे इंश्योर करते हुए नज़र आ रहा है उसके बारे में 10 साल पहले शायद आप लोग 4वीं में, 5वीं में, 8वीं में पढ़ रहे होंगे। आप यहाँ पे जो पहली 3 रो में लोग बैठे हैं उनसे पूछिए कि उस समय के मुद्दे क्या होते थे। उस समय पता चलता था 2G, कोल जी, जीजा जी, तमाम तरह के जी चला करते थे और भ्रष्टाचार। आप सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पे कवर स्टोरी आई थी, 186 के आगे कितने जीरो लगे थे, 1,86,000 करोड़। इतना बड़ा कोल घोटाले की बात हुई थी, लेकिन आप पता कीजिए कि कितना होता है 1,86,000 करोड़। या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। आज की तारीख में कोई घोटालों की बात भी कर रहा है क्या इस चुनाव में? नहीं कर रहा है। तमाम नए तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं और ऐसे बीच में आपको मतदान करना है, चुनना है। तो ऐसे में बहुत ही चॉइसेस आपके सामने होनी चाहिए। लोकतंत्र हमेशा विकल्पों के लिए है। डेमोक्रेसी इज अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज। डेमोक्रेसी जो है वो विचारों के लिए होती है, लोकतंत्र विचारों के लिए होता है। बेहतर विचार को चुनना चाहिए। आपके सामने विकल्प है, वोट जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपको जिम्मेदारी समझना होगा, लेकिन जो लोग जिम्मेदारी भी नहीं समझ पा रहे तो क्या जुर्माना लगाना सही होगा? नहीं, जुर्माना वगैरह लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए। बस यही जागरूकता ही। और आप अगर पता करें कि विकसित देशों के आंकड़े तो इससे भी बहुत ख़राब आंकड़े होते हैं, इसलिए बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल अभी वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा भी है पहले दूसरे फेज़ के बाद। और हम लोग दिल्ली में बहुत सारे वोटर हैं और हम लोग बस ये इंश्योर करें कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने परिवार का, अपने आसपास के वोट इंश्योर कर ले। इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत प्रयास किया है। आपको पता होगा कि आपके अपार्टमेंट में भी पोलिंग बूथ लग सकता है अगर आप लोग उसके लिए प्रयास करें तो, कि आपको किसी प्राइमरी स्कूल पे चल के 1 किलोमीटर तक नहीं जाना है। जब 25 मई को दिल्ली में वोट पड़ रहे होंगे तो टेम्परेचर और हो चुका होगा। और जब इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि
वोट जरूर करें और उसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं खुद तो करें ही। जो युवा है, जैसे आप अपनी दादी का एग्जांपल दे रही हैं, आप अपनी दादी को इस बार फिर लेके वोट देने जाएंगी, हम लोग ऐसा मानते हैं। वो अब नहीं है, पर उन्होंने लास्ट वोट 91 की एज पे दिया था। बिल्कुल, तो जो युवा साथी है वो भी अपने परिवार के लोगों को लेके जाएं और ये सोचे कि बेहतर विकल्प क्या है। मैं बार बार यही बात करूँगा। और उस क्या होता है कि जब चाहत होती है ना कि वोट क्यों करें, तो जैसे कि अगर हम में से बहुत से लोग स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप बनाया गया है, उसका एक इकोसिस्टम बनाया गया है। हम में से भी बहुत सारे लोग विचार कर रहे होंगे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करूंगा, तो वो क्या स्टार्टअप संभव था 10 साल पहले? नहीं संभव था। तो वो आपके लिए वो चाहत क्या है जिसके कारण आप वोट करने जाएंगे? एक यहाँ पे इंक लग जाएगी, बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। वो दायित्व का निर्वहन करने जाएंगे, जैसे नेहा जी कह रही। या अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ क्या है, तो आप देखिए कि आपके लिए क्या फ़ायदे की चीज़। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो क्या जो नई सरकार जिसको भी आप वोट करने वाले हैं उसके लिए वो वातावरण बना पाएगी क्या? पिछले 10 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश अब भारत बन गया है। 122 तो यूनिकॉर्न है, यानी कि 1 बिलियन से ज़्यादा के वर्थ वाले बिजनेसेस यहाँ पे। और आपकी उम्र के लोगों ने 22 साल के, 25 साल के, 30 साल के युवाओं ने पिछले 500-800 सालों में शुरू किया है। तो आपके लिए वो ट्रिगर क्या है उसको पता कीजिए कि वो ट्रिगर क्या है कि अगर मैं वोट दूंगा तो उससे वो चीज़ आगे बढ़ेगी। वो ट्रिगर अगर आपके अंदर वो काम करता रहेगा तो आप भी अपने घर की 4 दीवारी से निकल के 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में निकल के ना सिर्फ वोट देने जाएंगे, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके कंफर्म भी करेंगे 12 बजे, चाचा वोट दिया कि नहीं दिया, फूफा जी वोट दिया कि नहीं दिया। ये काम भी करना है शाम के 5 बजे तक। सिर्फ अपने वोट पर सीमित नहीं रहना है आपको।